बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गिलगित बल्तिस्तान अफेयर्स और मैं हूं आपका मेज़बान एहसन रज़ा। नाज़रीन, सच टीवी की ये खुसूसी कावज गिलगित बल्तिस्तान के लिए तरतीब दी गई, गिलगित बल्तिस्तान के आवाम के लिए, ताकि उनकी आवाज़ को ऐवानों तक पहुँचाया जा सके। नाज़रीन, महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है, पेट्रोल प्राइसेस आपके सामने हैं, एनर्जी क्राइसिस का भी हम शिकार होते जा रहे हैं और इन्फ्लेशन जो है दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है और इसके असरात जो हैं गिलगित बल्तिस्तान पर भी पड़ेंगे। बजट आने को है, बजट के हवाले से भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे और गिलगित बल्तिस्तान के हवाले बजट के हवाले से भी बात करेंगे। इकॉनमी प्लान्स क्या होने चाहिए और किस तरीके से मुल्क को हमने लेकर चलना है और गिलगित बल्तिस्तान के वसाइल को इस्तेमाल में लाते हुए गिलगित बल्तिस्तान की आवाम की खुशहाली के लिए हमने काम करना है। तो इन तमाम मौज़ूआत पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। तो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं शम्स अब्बासी साहब, तज्ज़ियाकार हैं और माशी अमूर के माहिर हैं। तो शम्स साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, सबसे पहले तो बात करेंगे महंगाई के हवाले से, क्योंकि आपके सामने हालात हैं और महंगाई दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। पेट्रोल की प्राइसेस भी आपके सामने हैं और पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ें, पेट्रोलियम मसनूआत की प्राइसेस बढ़ें तो उनका इम्पैक्ट ज़ाहिरी बात है तमाम चीज़ों के ऊपर आता है जो भी ज़िंदगी के लवाजमात हैं। तो गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर कितने मसाइल देख रहे हैं यहाँ पर महंगाई होने के सबब? जी हसन साहब, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। रिसेंट देखें एज अ होल ओवरऑल जो इन्फ्लेशन लेवल है ऑल ओवर द कंट्री इम्पेक्ट कर रहा है। सिंस लॉन्ग कि पिछली गवर्नमेंट से ये डबल डिजिट्स पे था, सम ऑफ राउंड कि 3% पीछे रहा, लेकिन उसके बाद ये रेज हुआ और ये उसके बाद कंट्रोल होने में नहीं आ रहा। 12, 13 देन इसी के देन 10 से ऊपर ही रह रहे हैं अभी। ऑलरेडी ज़ाहिर है गिलगित बल्तिस्तान एक दूर दराज इलाका है जिसमें ट्रांसपोर्टेशन के इश्यूज़ हैं। ऑलरेडी सिटीज़ से मेरे ख्याल है रेट्स वहाँ चीज़ों के, इवन फूड इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा, बाकी चीज़ों का वो इंक्रीज़ ही कर रहा होता है। लेकिन जितना पेट्रोल आपने लास्ट 2 वीक्स में अराउंड 60 रुपीज़ और मोर देन 60 रुपीज़ आपने उसमें इंक्रीज़ लाया, 30 रुपीज़ वन, देन सेकेंड, पाकिस्तान की हिस्ट्री में शायद पहली बार हुआ। तो ओवरऑल अगर हम मैच करें तो ये 3 इयर्स में नहीं हुआ पूरा, जो 60 अराउंड 60 लास्ट उनका 78 देन 120 तक चला गया था और फिर पूरा जो इंक्रीज मुझे लग रहा है 30-40% 3 इयर्स में, 30-40 रुपीज़ 3 इयर्स में हुआ। तो ये जो 60 रुपीज़ का जो इम्पैक्ट है ये एवरीवेयर है, आपके फ्रेट में जा रहा है, आपकी ट्रांसपोर्टेशन में जा रहा है, उसके बाद फूड आइटम्स में, फूड से आजकल रेलिवेंट है, एनर्जी से चलते हैं आपके ट्यूबवेल्स वगैरह, वो किसान को जो इम्पैक्ट पड़ता है वो पूरी फूड वैल्यू चेन जो है उस पर इम्पैक्ट पड़ता है। पहली तो फूड वैल्यू चेन है, उसके बाद इंडस्ट्रियल इम्पैक्ट्स हैं, उसके अलावा इसके बाकी जो शोबे हैं रेलिवेंट हैं ज़िंदगी से, पूरी एक वैल्यू चेन है। एज अ होल इंडस्ट्रियलिस्ट है, आपकी इकॉनमी वैल्यू चेन जो पूरी है वो इससे इम्पैक्ट होता है। और ये एकदम नहीं, लेकिन आगे बड़े मेरे ख्याल में ख़राब सूरत हाल नज़र आ रही है और उसमें अगर सिटीज़ में कम होगा तो हमें गिलगित बल्तिस्तान जैसे इलाकों में मोर ज़्यादा होना नज़र आ रहा है, क्योंकि वहाँ ज़ाहिर है चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी, ट्रांसपोर्टेशन के इश्यूज़ होंगे, वहाँ से चीज़ों का यहाँ आना और यहाँ से वहाँ जाना, वो और वहाँ जो एडमिनिस्ट्रेशन इश्यूज़ होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ होते हैं, वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन जो होती है उसके इतने क्लचेस जो होते हैं वो इतने मजबूत नहीं होते, वो आमतौर पे कंट्रोल नहीं कर रही होती इन मुख्तलिफ शोबों में, या उसकी पहुँच नहीं होती। एडमिनिस्ट्रेटिव भी इश्यूज़ होंगे, कंट्री का जो है एज अ होल जो इम्पैक्ट है, जो पेट्रोलियम प्राइसेस वो भी इम्पैक्ट, तो ये कंट्रोल होने में बहुत आई थिंक एक हार्ड टाइम होगा, खासकर इससे मिलते जुलते इलाकों के लिए। अच्छा शम्स साहब, ये फरमाइएगा, जिस तरीके से कहा जाता है कि ये महंगाई बढ़ती जा रही है, जो हुकूमत ने अभी ताज़ा हुकूमत जिसे हम कह लें, उन्होंने माशी प्लान्स दिए हैं और कहते हैं जी हमने बड़े सख्त किस्म के फ़ैसले किए हैं, आपने भी जिस तरह कहा 2 वीक्स में 60 रुपीज़ बढ़ गए, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि जो पैसा है, जो जितना वो डी वैल्यू हो रहा था उसकी वैल्यू जो है वो दोबारा बहाली की तरफ भी इससे सफ़र मुमकिन हो सकेगा। तो क्या ऐसा मुमकिन है? देखें, क्योंकि डॉलर का रेट तो अगर देखा जाए तो कुछ कम तो हुआ है। देखें मेरा नहीं ख्याल है कि आप अगर इन्फ्लेशन आप इंक्रीज़ करते हैं तो उसके डॉलर पे कोई इतने बड़े इम्पैक्ट हैं। इन्फ्लेशन देखें आसान सी बात है, अगर इसमें बिल्कुल इन्फ्लेशन इंक्रीज तो वो सब IMF पे डाल दिया जाता है जी, तो IMF जो कहता जा रहा है वो हम मानते चले जा रहे हैं। वो तो इंटरनल मार्केट के इश्यूज हैं। देखें आप रुपये में आप लेन देन कर रहे हैं, मैं किसी दुकान पे भी जाऊंगा, डॉलर में जो बड़ी चीज़ें हैं, जिस तरह फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है तो उससे डॉलर आता है, तो उससे इम्पैक्ट पड़ता है। IMF पैसा देगा $1 बिलियन अराउंड और 6 अराउंड
फॉर नेक्स्ट आई थिंक 1.5 ईयर ये मांग रहे हैं पूरा 6 है। तो इसमें देखें जो चीज़ें डॉलर को इम्पेक्ट करती हैं वो तो आपका है कि आप अपनी एक्सपोर्ट जो हैं वो जो है इंक्रीज़ करें और इम्पोर्ट इन्हांस करें, डॉलर ज़्यादा आए। आसान सी बात अगर आम फहम ज़बान में मैं समझाऊँ तो आपकी जो पाकिस्तान की जो बाउंड्रीज़ हैं, जो पाकिस्तान का जो एरिया है सोवरेंटी का, इससे डॉलर आए और इससे डॉलर कम बाहर जाए, ये चीज़ है। वो फिर जब बैलेंस बनता है, जब डॉलर की जब एफ्लुएंट होता है, बहुत ज़्यादा बहुतात होती है, तो डॉलर का रेट नीचे गिरता है। तो मुझे इसका इन्फ्लेशन से करना शायद कोई इतना बड़ा इम्पैक्ट कुछ साबित कर सके कि छोटी मोटी कोई इस तरह इम्पैक्ट पड़ता हो, एज अ होल नहीं। सबसे पहले आपने इंडस्ट्री ग्रो करनी है, इंडस्ट्री ग्रो होगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ने से आपकी जो एक्सपोर्ट जो है वो इन्हांस होगी, आपको ओवरऑल अपना एग्रीकल्चर इंप्रूव करना पड़ेगा, एग्रीकल्चर इंप्रूव होगा तो फूड जो आपकी इंपोर्ट्स हैं वो कम होंगी, फूड इंपोर्ट्स कम होंगी तो फूड अगर एक्सपोर्ट करने की पोजीशन में है तो फिर डॉलर ज़्यादा आएगा कम बाय। इस तरह की स्टोरी है। अच्छा, गिलगित बल्तिस्तान की इंडस्ट्री के ऊपर क्या असरात देखते हैं? पिछली मरतबा जब हमने प्रोग्राम किया तो हमने एग्रो इंडस्ट्री के हवाले से भी बात की और साथ ही साथ जितनी भी वहाँ पे दीगर इंडस्ट्रीज़ चल रही हैं वो भी उस तरीके से मुस्तहकम नहीं है जिस तरीके से उन्हें इस्टेब्लिश किया जाना चाहिए था। लेकिन अब सूरत हाल ज़रा नाजुक दौर पर है, तो फिर क्या इंडस्ट्री पर असरात होते हैं? देखें, गिलगित बल्तिस्तान की इंडस्ट्री ऑलरेडी वहाँ अगर आप देखें तो वहाँ इंडस्ट्रियल बेस ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही है जो कि मुस्तहकम हो। सबसे अहम चीज़ थी, हाँ जी, मुस्तहकम हो, जो ऐसी ग्रोथ की तरफ जाए। सबसे अहम चीज़ थी वहाँ एग्रो इंडस्ट्री, जिसकी आपने मिसाल दी है। ऑलरेडी उनके पास फ्रूट्स हैं, शायद कुछ इस तरह के मुख्तलिफ क्रॉप्स भी हैं जिसमें वैल्यू एडिशन फ्रूट्स में या फ्रूट्स पल्प है। अब आप वहाँ की बड़ी डेलिकेट किस्म की वहाँ का जो एप्पल है, सेब है, वहाँ की खुबानी है जो दुनिया में कहा जाता है कि शाज़-ओ-नादिर क्या होती है वो बिल्कुल ही वो एक डिफरेंट चीज़ है, उसकी वो सॉफ्टनेस और ये सारी चीज़ें। तो अब अगर वहाँ इंडस्ट्री होगी, उसका पल्प बनेगा, उसकी आप चॉकलेट्स, उसकी वैल्यू एडिशन जाएंगी तो वो आप बेशक 2 ईयर रखें, लेकिन उसकी सारी लाइफ जो होती है वो 45 to 60 डेज़ उसकी लाइफ होती है, जिसमें आप अगर कहीं बहुत आपने हद की तो शायद इस्लामाबाद या कुछ पंजाब की साइड तक भेज सकते हैं आप, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास एयर भी ऐसी कनेक्टिविटी नहीं है, एक एयरपोर्ट है उसमें बड़ी मुश्किल से। तो ये सारी चीज़ें उसमें ऑलरेडी एग्रो इंडस्ट्री तो इतनी एग्जिस्ट नहीं कर रही। आपके करीब चाइना है, इवन अगर आप इस तरह की कोई चीज़ें ग्रो करें। अहम चीज़ थी कि स्पेशल इकनॉमिक जोन जिसे कहते थे GB का, गिलगित बल्तिस्तान का, उसका वजूद तक नहीं है, बल्कि स्पेशल इकनॉमिक जोन्स इवन सेटल एरियाज़ में जो 9 थे वो कहीं उनका वजूद भी नहीं है। आपने रशक को किया, अल्लामा इकबाल फैसलाबाद वाला, जंदाबा जी था, देन आपके कराची पोर्ट पे था। आपकी ऑलरेडी वहाँ ही आपकी चाइना की इंडस्ट्रियल रिलोकेशन होनी थी, चाइनीज़ इंडस्ट्री आनी थी, लेकिन ऑलरेडी आपके पास कोई चीज़ ही नहीं बनी। उसमें आपके ब्यूरोक्रेटिक हर्डल हैं, आपकी गवर्नमेंट की पॉलिसी का ना होना, अगर पॉलिसीज़ हैं तो एग्जीक्यूशन ना होना, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल होना। एक हमारी जैसे अयाशी की आदत है कि हमारी कोई प्रायोरिटी यानी फिर इसको ये कह दिया जाए कि जो वहाँ पर हुकूमत है वो जो जितने भी दावे बयानात करती है वो साबिका हुकूमतों की तरह दावे और बयानात जी हैं। वो यहाँ तक की है, वो बातचीत, खाना पीना, नशिस्तन बर्खास्तन। और अहम चीज़ है कि हमारा जो सिस्टम है इसके अंदर मैं कहूँ कि इस सिस्टम के अंदर चैन की ज़रूरत है। इस सिस्टम में कैपेसिटी नहीं है या इस सिस्टम का रुझान नहीं है, जिससे किसी शख्स का कोई रुझान नहीं होता। मुख्तलिफ अशखास होते हैं, कोई रिलीजियस माइंडेड, उसका रुझान रिलीजन की तरफ होता है, किसी का इंडस्ट्री की हो, कोई जॉबर होता है, कोई क्या होता है, कोई डॉक्टर बाय रुझान इस तरह का, कोई फिलंथ्रोपिस्ट होता है। तो ये जो निज़ाम है इसका तरक्की का रुझान नहीं है, ऑलरेडी इसमें कैपेसिटी नहीं है। उसके अलावा आपके जो लोग आते हैं उनमें कैपेसिटी नहीं है। आप लोग आमतौर पे एजुकेटेड मिडिल क्लास लोगों को आगे नहीं लेते, आप अपने वोट्स कैसे। उसके बाद हमारा जो सिविल सर्विसेज का निज़ाम है, जो लाहौर एकेडमी से वही ब्रिटिश दौर का वो डंडा, वो अपना दरवाज़ा बंद रखता है आपका ब्यूरोक्रेट। मैं आपको कहूँ कि सीपेक से बहुत सारे लोग चाइनीज़ आते हैं, वो इनसे बहुत तंग होते हैं। ये अपना दरवाज़ा बंद, मीटिंग हो रही है, किसी बंदे को बाहर बैठाना में कॉमन ज़बानों में वही रेड टेपिज़म। इन लोगों से ऑलरेडी इनके पास कैपेसिटी नहीं है काम करने की। वही आपने जैसा डोमिनेशन कायम करनी, जैसा ब्रिटिश इरा था, लाइक कॉलोनियलिज्म था, तो कॉलोनियलिज्म में यही था कि उन्होंने लोगों को कंट्रोल करने के लिए ये लोग रखे हुए थे। जबकि आज जो आपका अपरेटस चाहिए सिविल सर्विसेज का, वो डिलीवरी का चाहिए, आपको डेवलपमेंट चाहिए। बहुत सारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन हैं विद वर्ल्ड बैंक
एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक, उन्होंने इनकार कर चुके हैं कि इस जो सिविल सर्विसेज ऑपरेटर्स है, जो आपका जो मैकेनिज्म है प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन के लिए, ज़ाहिर ब्यूरोक्रेट है, इनके होते हुए हम आपको प्रोजेक्ट नहीं देंगे। यानी कि डिलीवरी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और उसको डिलीवर नहीं किया जा रहा, बल्कि अपने उसी पुराने निज़ाम के तहत जो है चलाने की कोशिश की जा रही है। ब्रेक ले रहे हैं, ज़रा गिरती हुई मईशत के प्लान्स के हवाले से बात करेंगे, वापस आके तो साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान के इकॉनमी के मसाइल को रिलेटेड गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। शम्स अब्बासी साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। शम्स साहब, इकॉनमी प्लान्स को किस तरीके से देखते हैं गिलगित बल्तिस्तान के, क्योंकि जो वहाँ पर हुकूमत मौजूद है उन्होंने इकॉनमी के हवाले से बड़े दावे किए और जावेद मनवा साहब जिनको अभी हटाया गया वो भी बहुत बड़े दावेदार थे कि उन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स दिए। किस तरीके से देख रहे हैं उन प्लान्स को? देखें, ये इट्स अ क्वेश्चन ऑफ वी कैन से एक फेडरेशन एक पूरी जिस तरह रन कर रही होती है, तो मैं अगर ऊपर से आऊँ तो पाकिस्तान एज अ फेडरेशन एक फेल केस है। जिस तरह के सेंट्रल जो है बहुत सारी चीज़ों को कैप्चर रख रहा है, सेंट्रलाइज चीज़ें वो ऑक्यूपाई की हुई हैं। 18th अमेंडमेंट का नाम दिया है, लेकिन 18th अमेंडमेंट को आपकी जो ब्यूरोक्रेसी है वो इस्तेमाल कर रही है काम ना करने के लिए। जब भी आपसे सेनेट में कोई क्वेश्चन करेगा, कोई आप ब्यूरोक्रेट से पूछे ये 18th अमेंडमेंट में ये तो सूबों को चला गया। हेल्थ जैसे अहम शोबे को भी इन्होंने वो जो है ना खिलवाड़ बनाया हुआ है 18th अमेंडमेंट के नाम पे, एजुकेशन जैसे अहम शोबे को। तो उसी तरह अब प्लान की आप बात करते हैं, इनके प्लान किस तरह हैं, तो सबसे अहम चीज़ ये होती है कि जब फेडरेशन जो है आप उस पर डिपेंडेंट होते हैं तो उसमें आम तौर पे जो सूबे हैं, खैर ये तो बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी वीकेंड से नया सूबा है, लेकिन पुराने सूबे जो हैं सवाए पंजाब के, अगर आप कहें मेजरली केपी जो है आपका बलूचिस्तान, आमतौर पे वो मरकज़ की तरफ देख रहे होते हैं और वो आमतौर पे अगर वज़ीर आज़म के साथ अच्छे रिलेशन है, जिस तरह पीपी की गवर्नमेंट के पिछली जो रिजीम था उसके साथ अच्छे रिलेशन नहीं थे, वो कराची में जाके खुद करना चाह रहे थे, वो रेलवे के प्रोजेक्ट, एजुकेशन के, ये सारा कुछ इनकी गवर्नमेंट थी। लेकिन ये बड़ा अहम चीज़ होती है कि जो आपका लीडर है वो वज़ीर आला है, आपका फाइनेंस मिनिस्टर है, आपकी जो इकनॉमिक टीम है वो ऑन बोर्ड लेके उसके पास एक प्रॉपर एजेंडा होना चाहिए और वो उन्हें कन्विंस कर सके। सपोज टू बी अभी रिसेंट अगर केस हैं, लास्ट मेरी उज़्बेकिस्तान के एम्बेसडर के साथ मुलाकात हुई थी, तो अब दुनिया के पास बहुत सारे मॉडल हैं। अब पाकिस्तान ने भी थोड़ा सा अगर इस मैं अप्रिशिएट करूँगा लास्ट के उज़्बेकिस्तान जो है इट्स सेंटर ऑफ सेंट्रल एशिया। उज़्बेकिस्तान के साथ हमारा अभी जा रहा है इसका ट्रांजिट ट्रेड का भी हमारा एग्रीमेंट हुआ है कि यहाँ से ट्रक जाएंगे सीधे हमारा तिरमिज़ उनके सूबे तक अफ़गानिस्तान से, फिर रेलवे ट्रैक बढ़ेगा। पंजाब के उनका जो सूबा तिरमिज़ है, देन समरकंद है और इस तरह एक दो सूबे मज़ीद उनके सूबे हैं, उनके साथ पंजाब का एग्रीमेंट। फिर सिटी टू सिटी एग्रीमेंट हुआ है पेशावर और तिरमिज़ के दरमियान। सिटी सिटी एग्रीमेंट हुआ है लाहौर और उनका जो समरकंद है। फिर हमारा एक मज़ीद सिटी है पंजाब का, उसका शायद फैसलाबाद है, उसका बुखारा के साथ एग्रीमेंट हो गया। तो ये सेंटर ऑफ वी कैन से सेंट्रल एशिया, तो एक कंट्री। तो आप ऐसी चीज़ें डेवलप कर सकते हैं, आप उन्हें क्या दे सकते हैं, वो आपको क्या दे सकते हैं, लेकिन डेवलप हो नहीं पा रहे। लेकिन इसके लिए प्रोएक्टिव लीडरशिप चाहिए है। क्या मरकज़ के नीचे देखें कोई भी लीडर होगा, देखें अब पाकिस्तान जैसी जो मुल्क हैं, सम टाइम इन्हें हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री कहते हैं, जहाँ सेंट्रलाइज सिस्टम होता है, जहाँ मरकज़ मजबूत होता है, चीज़ें अपने हाथ में रखते हैं, जहाँ इंस्टीट्यूशन नहीं काम कर रहे होते, उधर एक प्रोएक्टिव और वो होता है ये है कि अगर उसे वो देख लेते हैं एजेंडा अच्छा चाक आउट करता है, फाइट करता है। एक अच्छा फाइटर चाहिए था इन्हें वज़ीर आला। मैं कोई तनकीद नहीं कर रहा, बड़ी तारीफ सुनी है हमने खुर्शीद आलम साहब की कि जी वो पढ़े लिखे हैं, खालिद खुर्शीद साहब जी खालिद खुर्शीद साहब की कि लंदन से पढ़े हैं ये वो, लेकिन फ़िलहाल मैंने उनमें वो प्रोएक्टिवनेस नहीं देखी। ठीक है, मैंने देखा पीछे उन्होंने बड़े मूव किया अच्छा इमरान खान के जाने के बाद वो जो एहतजाज के लिए इस तरह मूवमेंट चलाने में, लेकिन अभी तक प्रोएक्टिवनेस नहीं देखी। मैं फिर इसको जज करूँगा, इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँगा, लेकिन मुझे नहीं लग रहा वो इकोनॉमिक टीम के जो मरकज़ के, वो कहते हैं कि शेर के गले से जो है ना आप जाके हाथ डाल के ले आए, नवाला ले आए जी। तो आपको ये करना पड़ेगा, इस तरह फाइट, बड़ी सख्त फाइट करनी पड़ती है आपको।
तो अभी तक शायद अगर आप वो उस तरह का प्रोएक्टिव नहीं होते, आप अपना पेपर वर्क, पॉलिसी मेकिंग अच्छी, पॉलिसी फॉर्मेशन अच्छी नहीं होती, तो मरकज़ भी आपसे खेल रहा होता है। खालिद खुर्शीद साहब की टीम के बारे में आपने बात की, क्योंकि अब यहाँ पर तो हुकूमत बदल चुकी है। पहले ये तासुर था जिसकी यहाँ पे हुकूमत होगी वहाँ पे उसकी हुकूमत होगी और बड़ा सपोर्ट होगा, लेकिन अब जो है सिनेरियो बिल्कुल बदला है। और जो पीटीआई की हुकूमत है, ये भी ख़बरें हैं कि वो तकसीम का शिकार है, और ये भी ख़बरें हैं कि इमरान खान साहब ने जो तख्ते पेशावर में बैठ के फ़ैसले हो रहे हैं तो वो पैचअप्स वगैरह भी हो रहे हैं। तो बजट आने को है, और बजट आने से पहले इस तरह के मामलात, और साथ ही जो वज़ीर ख़जाना थे उनसे उनका कलमदान लेकर जो है दूसरे वज़ीर को देना, उनकी ज़िम्मेदारियों में इजाफ़ा करना, तो किस तरीके से देखते हैं? कोई मामलात गड़बड़ नज़र आते हैं या स्मूथली चलेगा काम? अगर आपका फाइनेंस मिनिस्टर देखें, एक मेजर प्लेयर होता है कि इसे आप ओपनिंग या 1 विकेट डाउन, एक अच्छा बैट्समैन कहें, बॉलर कहें आपका, बिल्कुल। और बजट के मेरे ख्याल में जो आपका फेडरल बजट है, इसके आने से पहले करीब तब्दीलियां, 6 डेज फेडरल बजट में आपके रह रहे हैं। आपने निगोशिएट करना है जाके, आपने प्लानिंग कमीशन को एड्रेस करना है, आपके मसाइल के हैं सारे। तो आपने अराउंड 10 डेज बिफोर आपने वज़ीर आला चेंज कर लिया, मनवा साहब चेंज हो गए, नब कर्नल उबैद आ गए। तो इसका मेरा मतलब, मुझे जो लग रहा है इसमें इजाफी जिम्मेदारियों के साथ, इजाफी जिम्मेदार, उनके साथ इंडस्ट्री भी है जैसे आपने फरमाया, उनके पास मजीद भी चीज़ें हैं। तो ये जो है, मुझे लग रहा है कि जो टीम का कप्तान है, जो वज़ीर आला है, शायद उनके साथ उनकी एडजस्टमेंट नहीं हुई, और फिर लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि अब दोबारा से पैचअप वगैरह हो चुके हैं। मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूं कि इस तरह का जो सियासी अदम इस्तेकाम है, वो मईशियत के इस्तेकाम को कितना मुतासिर कर सकता है? अब इस टीम को आप जरा गेस कर सकते हैं कि कैसी टीम होगी कि जो आपने जब अपनी बजट फॉर्मेशन पॉलिसी, आपने फंड्स लाने थे, एट द मोमेंट एक ऐसी डिसरप्शन हुई कि आपको क्या ऐसी इमरजेंसी हुई कि आपको एक वज़ीर चेंज करना पड़ा, और उस वज़ीर को आपने चेंज किया और एक नया वज़ीर लाया, और शायद उनका उस तरह का एक्सपीरियंस नहीं होगा। आप मतलब अराउंड आफ्टर वी कैन से बजट कर सकते थे, लेकिन इसका मतलब है कि इंटरनली चीज़ें जो हैं वो सेटल्ड नहीं हैं, कोई ऐसे मोटिव्स नहीं है, ऑब्जेक्टिव्स नहीं है प्रॉपर। फिर उसमें एक कह सकते हैं कि कैफियत है, एक तजब्जुब के अंदर चीज़ें क्लियर नहीं है इनके दरमियान। तो चीज़ें जिस तरह आपको क्लियर नहीं नज़र आ रही, तो फिर बजट की तैयारियों पे कितना ये असर डाल सकती हैं? लाजमी बात है, ऑलरेडी एक मिनिस्टर है, वो 2-3 ईयर्स कर चुका है, उसे अंदाज़ा है उसे अपने वी कैन से उसके ड्रॉबैक्स का भी चीज़ों का पता है, हमारे ड्रॉबैक्स क्या हैं, हमें चीज़ें क्या चाहिए, पिछली बार मरकज़ ने उसके साथ क्या वादा किया था, क्या चीज़ें कह रहा था मरकज़, इस बार आप ले लो। उसके अलावा एलोकेशंस के बारे में उसकी बेहतर मालूमात होंगी, बाकी उसकी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा होंगी। एक ऐसे शख्स को आप हटाते हैं जिसका एक अच्छा एक्सपीरियंस था, और एक बिल्कुल नए बंदे को लाते हैं, वो बिल्कुल फ्रेश माइंड के साथ। अभी वो उसका अराउंड 1 month to 2 months तो आपके लर्निंग के होते हैं, लेकिन आपके पास बजट में 10 डेज रह गए हैं, तो आप सिचुएशन को खुद ही इमेजिन कर सकते हैं। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि तरक्याती बजट को किस तरह से देखते हैं, और जो उसके अंदर PSDP के तहत सूबाई मंसूबों पर कितना काम हुआ है गिलगित बल्तिस्तान के अंदर? क्या आपको नज़र आता है कि काम हुआ भी है, या सिर्फ ये दावे ही थे कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने ऐलानात किए और प्रोजेक्ट्स दिए और फंड्स जारी किए, लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशंस कहाँ तक हुई? देखें, हमारा जो PSTP था, आमतौर पे जो मरकज़ का PSTP है उसमें अराउंड कट होता है, मतलब 700-800, इस बार भी एक्सपेक्टेड कि 700 बिलियन होगा, पिछली बार भी अराउंड इनका था 800, अराउंड 700, तो उसमें कट लग जाता है 200-300 बिलियन पाक रुपीज़ का, वो कट लगता है, तो वही इम्पेक्ट करता है आपकी जो अब रिलीज़ होती हैं आपकी गिलगित बल्तिस्तान वगैरह के लिए। तो डेवलपमेंट का बजट है गिलगित बल्तिस्तान का, ओवरऑल जो 45 बिलियन का जो बजट है, उसमें 9 बिलियन अराउंड एलोकेशन की थी पिछले बजट में, जो मुझे याद पड़ता है। उसमें मोस्टली जो मेरी आखिरी इतलात हैं वो लैप्स हुआ है, वो अब प्रोजेक्ट्स में नहीं इस्तेमाल हो सका। उसका आसान सा ये है कि उसमें बजट तब लैप्स होता है, देखें KPK के उस वक्त बजट लैप्स होते थे पीछे, पंजाब का बजट एग्जीक्यूट होता था, वो ठीक एग्जीक्यूट होता था या नहीं होता था ये एक अलग स्टोरी है, लेकिन बजट जो एलोकेशन होती थी वो एग्जीक्यूशन होती थी।
अब इनका बजट अगर लैप्स हो रहा है तो इसका मतलब है ऑलरेडी कोई प्लान नहीं था, ऑलरेडी चीज़ों में क्लैरिटी नहीं यानी थी, एलोकेशन में और एग्जीक्यूशन दोनों में बहुत बड़ा गैप है और लैप्स है। बहुत बड़ा फर्क है। आप नेक्स्ट प्रोग्राम में देख लीजिएगा इनका लैप्स, अगर एग्जैक्टली आप फिगर ले आएंगे यानी अभी जिस तरीके से सियासी इस्तेहकाम जो है वहां पर नहीं है और अचानक से वजारत का बदलना और इतनी बड़ी वजारत का बदलना और उसके बाद जो नए वजीर हैं उसके लिए बड़ी मुश्किलात आप देख रहे हैं, क्योंकि बजट आने को है और उसमें से अपना हिस्सा लेना और उसको लेकर आगे बढ़ना। इसके ऊपर मजीद बात करेंगे। नाज़रीन, ब्रेक पर जा रहे हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। नाज़रीन, सियासी इस्तेहकाम जो है मुआशी इस्तेहकाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसी के ऊपर बात हो रही थी गिलगित बल्तिस्तान के हालात वाक़यात को लेकर। शम्स अब्बासी साहब, ये फरमाइएगा कि जिस तरह के ट्रेड डेफिसिट्स हैं, करंट अकाउंट खसारा है हमारे पास, सर्कुलर डेट्स हैं, फिस्कल डेफिसिट हैं और रेवेन्यू हैं, तो इन तमाम गैप्स को किस तरीके से फिल अप करने की ज़रूरत है? क्या ऐसे प्लान्स होने चाहिए? देखें, ट्रेड डेफिसिट तो बड़ा मेजर है। ट्रेड डेफिसिट है आपका मेजर, वही आमतौर पे उसे आप फॉरेन अकाउंट डेफिसिट कहें, उसमें ट्विन डेफिसिट्स भी इन्हें कहते हैं, साथ बजट भी हो जाते हैं। तो बजट भी उसी जानब होता है, आपकी एक्सपोर्ट इंक्रीज़ करेंगी तो जाहिर है उसी में आपका बजट भी कंट्रोल में रहता है। तो अगर एक्सपोर्ट मेजर सबसे बड़ा जो है अराउंड 20 बिलियन और मोर देन जो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट आ जाता है, तो एक्सपोर्ट में सबसे अहम चीज़ है कि जिस वक्त आप किसी मुल्क के साथ भी, जैसे आपने चाइना के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया, कोई दोस्त मुल्कों के साथ या एक्सपेक्टेड हैं, तो आम तौर पे हम गिला करते हैं कि जी हमारा फ़लाँ मुल्क के साथ डेफिसिट है। जिस तरह चाइना अराउंड अभी हमें $28 बिलियन पे पहुंच गया, आपका सबसे बड़ा जो इम्पोर्टर हैं हम चाइना के, और सबसे बड़े हम एक्सपोर्टर यूनाइटेड स्टेट के हैं, $4 बिलियन, $5 बिलियन। उसके बाद तीसरी बड़ी डेस्टिनेशन हमारी UK है, देन यूरोपियन कंट्रीज़ हैं हमारे पास। तो अहम चीज़ ये है कि आपका जो एक्सपोर्ट है वो इंक्रीज़ होना चाहिए। आपका एक्सपोर्ट कैसे इंक्रीज़ होगा? वही बात, आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में आप मुल्कों को कहा जी, आप लगता है कि जी चाइना में किसी जगह डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है, फ़लाँ मुल्क है, बड़ा दोस्त मुल्क है, या तुर्की के साथ हमारा डेफिसिट जा रहा है। डेफिसिट इस वजह से जा रहा है कि आसान सी ज़बान में कि आपकी इंडस्ट्री ऐसी नहीं है, आपकी प्रोडक्शन नहीं है, आपको प्रोडक्शन इंक्रीज़ करनी होगी। आप प्रोडक्शन जब इंक्रीज़ करेंगे तो तब आपके पास कोई बेचने के लिए होगा, और प्रोडक्शन आप ऐसे इंक्रीज़ करेंगे कि चीज़ कंपटिटिव होनी चाहिए इन टू सेंस। प्राइस कंपटिटिव होनी चाहिए चीज़। आपके जो रीजन है उसमें इसे आप कहते हैं कि इनपुट प्राइजेज होती हैं, जो चीज़ की कंपटिटिवनेस एक प्राइस के हिसाब से होती है कि वो बाकी आपको रीजन के मुल्क हैं, इंडिया है, वियतनाम हमारे रीजन में आता है, क्वालिटी के हिसाब, हाँ, और क्वालिटी के हिसाब से ये कंपटिटिवनेस होती है। तो ग्लोबली हमारी चीज़ें अगर जो बन भी रही हैं वो कंपटिटिव नहीं है। आप अपने टेक्सटाइल सेक्टर को देखो, अगर ये कोरोना और कोविड ना आते और वापस हमें जो ये मास्क वगैरह और ये चीज़ें चाहिए थी, तो उसकी वजह से हमारा ये सेक्टर फिर उठ पड़ा और फिर हम $30 बिलियन की तरफ हम चले गए, और इंशाल्लाह मेरा ख्याल है कि इस बार फिगर पॉजिटिव आएंगे कि हमारे $32-3 बिलियन हमारा एक्सपोर्ट हो जाएगा। एनर्जी क्राइसिस के साथ साथ हमारे यहाँ हमें वाटर क्राइसिस का भी सामना करना पड़ रहा है। जैसे आपने डैम्स की बात की, तो ना होने के बराबर है, बिल्कुल भी नहीं। वहाँ से बिजली तो दूर की बात, जो हमें डैम से पानी भी हासिल करना है वो भी हमें नहीं मिल रहा। तो क्या इसका इम्पैक्ट देखते हैं आने वाले वक्तों में? देखें, अहम चीज़ जो है कि जो मोस्ट वी कैन से रिस्क पे जो कंट्रीज़ हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग के या इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स के, जिसकी वजह से गिलगित बल्तिस्तान का भी मौसम जो है और हालात जो है बिल्कुल उसमें पाकिस्तान टॉप पे है। उसमें पाकिस्तान टॉप पे है। जिस तरह साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं, जिस तरह ऑलरेडी मालदीव का एक मरतबा हमने जिक्र किया था कि 2060 में शायद मालदीव दे लिए, नो मालदीव इन दिस वर्ल्ड ना, समंदर जिस सतह से। उसके अलावा इंडोनेशिया के बहुत सारे जजीरे हैं, देन मलेशिया, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के, तो ये डूब रहे हैं। ठीक है, इसी तरह आपके साथ जो बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, जिसकी वजह से क्यों कहा जाता है, आपके जो हिमालय के जो ग्लेशियर्स हैं ये पिघल रहे हैं, और इनकी भी उन्होंने वही डेडलाइन रखी है 2050 या 2060। उसमें प्रॉब्लम ये था वाटर मैनेजमेंट के, वाटर रिजर्वायर बनाते आपने जो कि अराउंड बिफोर 1960 के इरा में आपने 2 डैम्स बनाए, तरवेला और मंगला, और आपने उसी पे लगे। उसके बाद आपकी आबादी कहाँ गई,
कहाँ वो 7, 8, 10 करोड़ आबादी और कहाँ आज 22 जिसे कह रहे हैं, और ये 22 भी नहीं है, 25 करोड़ आबादी है अगर आप रियल सेंस में आप करें। पाकिस्तान में कहते हैं कि अराउंड 10 मिलियन लोगों के पास तो शनाख्ती कार्ड ही नहीं है, वो डॉक्यूमेंटेड ही नहीं है आपके डाटा में, ठीक है, वो एक अलग कहानी है। तो इस हिसाब से आपके अगर ग्लेशियर्स पीछे से पिघलेंगे लेंगे तो आगे आपके पास वाटर रिजर्वायर नहीं है। देखें एक नेचर है ना, नेचर इसका एक इकोसिस्टम होता है, हर चीज़ एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती है। उस दिन कोई कह रहा था कि जी आपके दरियाओं में पानी कम हो रहा है, इसमें एलिमेंट्स दो हैं कि पीछे आपके पास ग्लेशियर्स हैं, आगे दरिया को भी एक एनवायरनमेंट चाहिए होता है, वाटरवेज होते हैं, आगे आप हाउसिंग सोसाइटीज़ बना रहे हैं, तो वाटर चैनल्स में जब आप इंटरप्ट करते हैं नेचर को, तो नेचर जो होती है ये बड़ी सेंसिटिव होती है। सम टाइम कहते हैं नेचर इज़ रिवेंजफुल एज वेल, ये एक तरह का बिल्कुल इसका मजाज बड़ा हसासियत का होता है। तो अब आप अपने दरियाओं को देख लें, आप वहीं 10 साल पहले गए थे, यानी आप नेचर को जितना नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो वही ग्लोबल इम्पैक्ट है, ग्लोबल इम्पैक्ट और वही गलगित और वाटर रिजर्वायर आपके गिलगित बल्तिस्तान से आ रहे हैं, तिब्बत का नुकसान, और वाटर रिजर्वायर डिपेंडेंट ऑन गिलगित बल्तिस्तान, और उसी गिलगित बल्तिस्तान में आपका 10 to 15,000 मेगावाट पोटेंशियल है बिजली का, और आपका अभी जो आपका डेफिसिट है जो एनर्जी का वो अराउंड 5-7 हज़ार मेगावाट है। तो 10 वहाँ से है आपका, आप उसका 10 का ना करें, कम से कम 5-6 तो कर लें, लेकिन कोई इनिशिएट ही नहीं ले रहा वो। लेकिन प्लान्स की ज़रूरत है जिसका हमें हमेशा से फुकदान नजर आता है। बहुत शुक्रिया शम्स अब्बासी साहब। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान के प्रोग्राम से आज हमें इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, गिलगित बल्तिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।